अहमदाबाद से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर लाइव जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। ईशा, क्योंकि देखिए 84वां अधिवेशन है, आज दूसरा दिन है कांग्रेस के इस अधिवेशन का। सबसे पहले तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो सुबह अगर बात करें 10:30 बजे की तो तभी से शुरू हो गई थी और अभी भी जो अधिवेशन है वो चल रहा है। आज मुख्य बैठक हो रही है अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के पास। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद हैं। हालांकि अगर हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें और सोनिया गांधी की थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से निकली थी, तो ऐसे में जो तमाम नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और 4 बजे के करीब राहुल गांधी यहाँ पर जितने भी एआईसीसी के प्रतिनिधि मौजूद हैं उन्हें संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं देश भर से जो यहाँ पर पहुंचे हैं इस अधिवेशन में, वो एक एक करके अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। मुख्यतः अगर बात की जाए कल के और आज के अधिवेशन की जो बैठकें रही हैं उनमें जो चर्चा का विषय रहा है वो यही रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती देने और आड़े हाथों लेने का काम यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। इनका कहना है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन इनके आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम भी बीजेपी की तरफ से किया जाता है। ऐसे में किस तरीके से लोगों में सद्भावना और एकता का संदेश जाए, लोगों को एकजुट किस तरीके से रखा जाए, इसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं काम करेगी। संविधान को बचाने का काम किया जाएगा। किसान जिस तरीके से एमएसपी को लागू करने, कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर बात रखी गई है। मणिपुर की अगर बात करें तो उनके जो सांसद हैं थोड़ी देर पहले ही स्टेज में वो बोलकर गए हैं कि प्रधानमंत्री कहीं जगह दौरा तो करते हैं कई राज्यों का, लेकिन मणिपुर में वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं। मणिपुर के हालात किसी से छिपे नहीं है। इस तरीके से कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है और जातीय जनगणना की मांग यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव एक एक करके उसमें चर्चा की जा रही है। मुख्यतः 3 प्रस्ताव यहाँ पर पारित होने हैं। एक प्रस्ताव कल ही पारित हो चुका है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर, जिसमें यह कहा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक दूसरे के विरोधी का कहती है बीजेपी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अगर 2 और अन्य प्रस्तावों की बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होना है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही है। ये 2 प्रस्ताव अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर पारित होंगे। राहुल गांधी थोड़ी देर में यहाँ पर एआईसीसी के प्रतिनिधि जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें संबोधित करते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता स्टेज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली थी, उसी का असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगाकर चल रही थी, उन्हें 400 से नीचे में ही सिमट दिया गया और बहुमत भी यहाँ पर बीजेपी को नहीं मिला चुनाव में। तो ऐसे में आने वाले समय में बिहार में पहले चुनाव होना है। बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए हैं कांग्रेस के। ऐसे में देखिए एकता की बात सामने आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस की एकता पर बार बार सवाल उठते हैं। क्या लगता है, क्या एकता का संदेश सच में कांग्रेस दे पाएगी इस अधिवेशन के जरिए? तब तक हम देखिए, अगर हम आज के अधिवेशन की बात करें तो 2 दिवसीय ये कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में रखा गया है और आज बड़ी बैठक है कांग्रेस की। और देखिए, भले ही कांग्रेस ये कहे कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जमीन है, 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई जा रही है और महात्मा गांधी के 100 वर्ष पूरे हुए हैं कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, उसी की वजह से यहाँ पर यह अधिवेशन हो रहा है। लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि अगर बीजेपी में जो कदावर नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है, वो गुजरात से ही संबंध रखते हैं, गुजरात से ही आते हैं। और यही वजह है कि दोनों नेताओं को यहाँ पर महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए चुनौती देने का काम कांग्रेस कर रही है।
गुजरात में जो 20 साल से अधिक वर्षों से यहाँ पर सत्ता में काबिज नहीं हुई है कांग्रेस, कोशिश कर रही है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव गुजरात में भी होंगे तो उसमें मजबूती के साथ बीजेपी के साथ टक्कर में आए। और यहाँ पर देखिए किसी अन्य पार्टी को निशाने पे नहीं ले रही है कांग्रेस, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है कि जाति और मजहब के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है बीजेपी, इस तरीके का इनका आरोप है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन कितना ये असरदार रहता है जो आज की बैठक हुई है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि भले ही कांग्रेस कहे 2019 की अपेक्षा 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, 99 सीटें आई हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई कांग्रेस। और बीजेपी भले ही पूर्ण बहुमत से नहीं जीती हो, लेकिन तीसरी बार सत्ता में जरूर अपने सहयोगी दलों के साथ काबिज हुई है। लेकिन अब बिहार में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, एक साथ चुनाव होने हैं इन राज्यों में 2027 में। ऐसे में क्या इस अधिवेशन का छाप इन पर छूटता है या नहीं, जब चुनाव नजदीक होंगे तो ही पता चल पाएगा। लेकिन आज की बैठक में प्रियंका गांधी जो कि कदावर नेता है कांग्रेस की, वो मौजूद नहीं है, वो विदेश में है, लेकिन एकजुटता का यहाँ पर संदेश देने की कोशिश कांग्रेस जरूर इस अधिवेशन के जरिए कर रही है। देखिए तस्वीरें देख ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एकता का संदेश देने की यहाँ पर बातचीत हो रही है। चलिए सुनाते हैं दर्शकों को शशि थरूर क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद ईशा आपके पास आते हैं। Where we have been out of power for nearly 3 decades, we stand on the brink of a new revival, and that is a moment of celebration for all of us here today. 2024 has given us both good news and bad news. A good result in the Lok Sabha elections when we doubled our strength in the Lok Sabha, but bad news in a number of state elections that followed. This resolution that we are moving before you today should mark a turning point in the fortunes of the Congress Party. We need to retain and restore the votes we have won before, but we have failed to win in the last 3 elections. And that is where this resolution leads us. It is a resolution in which we express constructive criticism and not mere unrelenting negativity. Our resolution starts off by showcasing our nationalism up front rather than ceding nationalism to the other side. But our nationalism is anchored in the well-being of all our people. It is anchored in a sense of social justice for the weakest in our society. A major theme of this resolution is protecting the weak, the marginalized, the OBCs, SCs, STs, those who have been left out of the great adventure of building our nation. As our Constitution makes clear, it doesn't matter what language you speak, which state you come from, what religion you profess, what caste you belong to. You are an Indian. The Constitution ensures that you have the same rights as every other Indian. That is what the Congress Party has always stood for. A policy of inclusion. We are the party of inclusive India. An India of all religions, all castes, all languages, all states of all regions of this country. The resolution speaks of national harmony, the harmonious coexistence and striving of all Indians for a better tomorrow. That is what we are here to support. At the same time, we understand the variety, the pluralism of India. We all come from different parts of this great country. But we understand, standing here, that you can be a good Gujarati, a good Muslim, and a good Indian all at once. That is the joy that India makes possible for all of us. Sachinji reminded us that some are promoting a north-south divide. मैं गर्व से कहता हूं कि मैं दक्षिण भारत से हूं, लेकिन मैं भी कहता हूं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। भारत को जोड़ने का काम हम सभी के हैं, चाहे हम उत्तर भारत से हो, दक्षिण से हो,
पूर्व से हो और पश्चिम से, भारत हमारे हैं, and we are all here. It does not mean that we forget our special commitment to the states we come from. Here in Gujarat, where we have so many of you represented today, you have major battles to fight to lift our party up to the great heights it is known. ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന കേരളത്തിലെ എൻ്റെ മിത്രങ്ങൾ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ ഒരിക്കലും വള്ളത്തോളിന്റെ വരികൾ മറക്കരുത്. ഭാരതമെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതം ആവണം അന്തരംഗം. കേരളമെന്ന് കേട്ടാൽ തിളയ്ക്കണം ചോര നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളിൽ. If we hear the name of Bharat, our hearts must swell with pride. If we hear the name of Kerala, our blood must throb in our veins. We all feel that way about each of our states, and there is nothing wrong in that, nothing anti-national, because we can be committed to the well-being of our people in our states and at the same time committed to the success and glory of all of India. Indeed, it is now the 140th anniversary of our party this year. That is what we have stood for throughout history. And we have an illustrious history. But we are all too conscious that the young voters who are the majority today do not apparently give much importance to history. They want to know what we will do to them, do for them today, and what kind of tomorrow we can provide them. Our resolution will be judged by that, and that is what we must focus on. The resolution speaks of economic growth, but it also speaks of the importance of distributing the revenues, the fruits of that economic growth, to those who have been left behind. Our party has been and must remain the voice of the voiceless. We must continue in this resolution to fight for those who need us because the system has not worked for them. Finally, I must say the resolution acknowledges the blood, the sacrifices of all of you, the unsung party workers. You are the lifeblood of the party. मैं हमारे कार्यकर्ताओं से कहता हूं, हम सारे जो यहां इस डेस्क पे हैं, हम आपके कंधों पे खड़े हैं. Without you, there is no Congress party. Without you, this resolution would be merely words. आपके बिना, आपके कड़ी मेहनत के बिना कोई शक नहीं है कि ये रेजोल्यूशन, ये संकल्प, ये प्रस्ताव शब्द मात्र रहेंगे. इसलिए मैं आप लोग से धन्यवाद कहना चाहता हूं आपकी सेवा के लिए. Thank you for your service. Let us continue to serve our country and this party well. As I said at the CWC meeting yesterday, the Congress party must be a party of hope, not of resentment, a party of positivity, not only of negativism, a party of the future, not just of the past, a party with a positive narrative and not just criticism. I hope we will leave here with a resounding message to the nation that we are here, we will fight, we will be resolved, we will focus on the future, and we will build a better India for all. With these words, I am happy to second this resolution and ask for your support for its passage. Jai Hind, Jai Congress. पर कांग्रेस के गुजरात में चल रहे अधिवेशन